तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 7 के विज्ञान का तीसरा अध्याय ऊष्मा के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे किसी गर्म या ठंडे वस्तु का पता हम कैसे लगा पाते हैं। स्पर्श इंद्रियां हमेशा विश्वसनीय क्यों नहीं होती हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं? एक डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप कैसे मापा जाता है? एक मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? प्रयोगशाला तापमापी किसे कहते हैं? प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग किस प्रकार होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण कहने से आप क्या समझते हैं? चालक तथा कुचालक क्या है? समुद्र तथा थल शमीर क्या है? सर्दियों तथा गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? तो चलिए इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे गर्म तथा ठंडा के बारे में। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म हैं और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। सारणी 3.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करते हैं। इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। इन पर ए, बी तथा सी नामांकित कीजिए। पात्र ए में ठंडा पानी तथा पात्र बी में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर सी में डालिए। अब अपने बाएं हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को पात्र बी में डालिए। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? याद रखिए, दोनों हाथों में एक जैसा अनुभव नहीं होगा। बूझो कहता है मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी
गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? ऐसा हमारे साथ भी होता है। बूझों की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को ताप मापी या थर्मोमीटर कहते हैं। तो बच्चों, आपने जाना ताप को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति का नाम है ताप मापी यानी थर्मामीटर। अब हम जान लेंगे ताप मापन के बारे में। क्या आपने कोई ताप मापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर यानी ताप को थर्मामीटर से मापा गया था। जिस ताप मापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और फिर इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे सी द्वारा दर्शाते हैं। बच्चों, बूझो दुविधा में है कि चित्र 3.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल F का है जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। याद रखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं। तो बच्चों, एक क्रियाकलाप द्वारा चलिए जान लेते हैं थर्मामीटर से ताप किस प्रकार मापा जाता है। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग का मान हुआ 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हम जान लेते हैं थर्मामीटर उपयोग करने की विधि के बारे में। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ
झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सी के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया है? बच्चों, याद रखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। अब हम जान लेते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां आखिर क्या क्या हैं। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। नंबर 2, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। बल्ब यानी ये वाला हिस्सा, यहाँ से कदापि आप इसे नहीं पकड़ेंगे, अन्यथा यह थर्मामीटर टूट सकता है। बच्चों, बूझों के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। बच्चों, ऐसा क्यों है? याद रखिए, थर्मामीटर से यानी डॉक्टरी थर्मामीटर से हम सिर्फ मनुष्य के शरीर का तापमान ही माप सकते हैं। दूसरे किसी भी चीज़ों का तापमान हम इससे माप नहीं सकते हैं। चेतावनी: डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप या आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर यानी क्षेत्र 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों, चलिए अब हम जान लेते हैं प्रयोगशाला तापमापी के बारे में। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। याद रखिए, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर क्षेत्र प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मापन ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक
पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। बच्चों, आपको यह बात भी याद रखनी है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि इस तापमापी का यानी प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसा आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना। हम जान लेंगे इसे एक क्रियाकलाप द्वारा। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसके पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। जैसा यहाँ आप देख पा रहे हैं, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। वो सावधानी क्या है, चलिए जानते हैं। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं, तथा तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप हमें मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। ये कुछ विशिष्ट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बूझों को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। बूझों के इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने का प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब ताप मापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल गिरने लगता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप हमें मापना है। याद कीजिए, अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग
इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। आपको यह बात भी याद रखनी है, डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता है। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग या किंक देखते हैं? इस विभंग के क्या लाभ हैं? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। इसे आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक किंक मौजूद है जो इस पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। तो यह परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि पारा ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो बच्चों, अब हम समझेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण के बारे में। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो बच्चों, एक क्रियाकलाप द्वारा हम समझेंगे ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है। एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में बताया गया है। मोम के टुकड़े का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? बिल्कुल स्थानांतरित होती है, क्योंकि ऊष्मा का यह गुण है कि वह गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर प्रवाहित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। याद रखिए, क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो उठा सकते हैं यदि उसमें प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी हो। याद रखिए, प्लास्टिक और लकड़ी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बच्चों, याद रखिए, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को
आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन या लोहा तथा कॉपर या तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसा यहाँ आपको बताया गया है। जैसे कुचालक के उदाहरण हैं प्लास्टिक और लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम समझेंगे जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाते हैं एक क्रियाकलाप द्वारा। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए या फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम पर मैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। जैसा कि इस क्रियाकलाप में बताया गया है वैसा ही चित्र आपको आपके बुक में दिया है। इसे आप अगर ध्यान से देखें तो बिल्कुल यह संवहन की प्रक्रिया को दर्शा रहा है, जहां पर गर्म हुए जल ऊपर उठ रहे हैं और उसे स्थान को भरने के लिए ठंडी जल पुनः गर्म हो जा रही है। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। धुआं किस दिशा में जाता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। हम इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। सबसे पहले एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं, तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है और ऐसा क्यों है? चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम समझ ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है। तथापि पार्श्व यानी बगल की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। अब हम जान लेंगे समुद्र समीर और थल समीर आखिर क्या होता है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए
समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। तो बच्चों, आपने समुद्र समीर को जान लिया कि आखिर समुद्र समीर किस दिशा से किस दिशा की ओर बहते हैं, और आपने यह भी जाना कि ये दिन में बहते हैं या रात में बहते हैं। अब आपको थल समीर के बारे में जान लेना है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहने लगती है, जिसे थल समीर कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम विकिरण के बारे में जान लेंगे। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे कि वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटा कर रखा कोई बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे यानी परिवेश से ऊष्मा ग्रहण करता है। साथ में आपको यह बात भी समझनी है कि सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है, यानी पार हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में यानी बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, यह आपको बताना है। बच्चों, अब हम जानेंगे सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार के बारे में। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा आखिर क्यों करते हैं? आइए इस चीज को एक क्रियाकलाप द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। टिन के एक जैसे दो डब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल
अधिक गर्म है। केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर का अनुभव कर सकते हैं। तो बच्चों, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि काले वाले पृष्ठ के बर्तन में रखा हुआ जल अधिक गर्म हो गया है, जबकि सफेद पृष्ठ के बर्तन में रखे गए जल का ताप थोड़ा उससे कम है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि गर्मियों में सफेद कपड़े आपको किस प्रकार सुविधाजनक परिस्थिति प्रदान करते हैं या आरामदायक आपके लिए होते हैं, जबकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र हमें पहनना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी सुखद आनंद मिलता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश हिस्से को वह परावर्तित कर देता है। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। तो बच्चों, आप बताइए, क्या ऐसे भवन या घरों का निर्माण करना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल संभव है। कैसे? चलिए जानते हैं। भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। तो ऐसा करना संभव है। अब हम जान लेंगे सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मा रोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी यानी ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके आपको उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? तो बच्चों, याद रखिए, आपको पतले पतले दो कंबलों का चुनाव करना है, क्योंकि दोनों पतले पतले कंबलों के बीच वायु की एक परत बन जाती है और वायु की यह परत शरीर के ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी एप्लीकेशन के द्वारा भी आप फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।